आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में आज हम कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 1.3 को हल करने के लिए परिचय और उदाहरण को हल करेंगे। यानी प्रश्नावली 1.3 को हल करने के लिए कौन कौन से रूल लगेंगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यानी उसी को परिचय बोलते हैं और कुछ उदाहरण को हल करेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1.3 में जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा, यानी इसका जो प्रमेय है इसको हल करने के लिए, तो हमारा प्रमेय 1.3। प्रमेय 1.3 में क्या है कि मान लीजिए पहले हम पढ़ लेते हैं जो दिया गया है प्रमेय, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या है एक्चुअली में। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए कोई p एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या है जो अगर उनका गुणनखंड किया जाए तो केवल दो ही गुणनखंड आए, एक 1 आए और एक दूसरा वह संख्या खुद आए। क्लियर? यानी कि यदि कोई संख्या है वह अभाज्य तभी कहलाएगी यदि वह खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, यानी दो संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, तभी हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर? मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है। यानी यदि p क्या है a स्क्वायर को विभाजित करती है। अब आप कहेंगे a क्या है? ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये कोई हम धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं और p अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां एक धनात्मक पूर्णांक है। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए हम p बराबर कुछ ले लेते हैं। p क्योंकि एक अभाज्य संख्या है तो चलिए हम ले लेते हैं 2, क्योंकि 2 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है। आपको याद होगा कि केवल 2 ही एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है, अदरवाइज कोई भी और सम अभाज्य संख्या हमारे पास उपस्थित नहीं है। तो p बराबर हम 2 ले लिए और हम a बराबर कुछ ले ले, हमें धन ही लेना है, धनात्मक पूर्णांक। a बराबर मान लीजिए हम ले लेते हैं कि ये p इस a स्क्वायर को विभाजित करना चाहिए। अर्थात अगर हम ले लें a स्क्वायर बराबर ले लीजिए कुछ, क्योंकि a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना, a स्क्वायर बराबर हम ले लिए 4। यानी देख सकते हैं कि यहाँ पे p a स्क्वायर को काट रहा है पूरा पूरा। देखिए p मतलब 2 और a स्क्वायर मतलब 4। 2 से अगर हम 4 में भाग करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा पूरा। क्लियर? यही कहा जा रहा है कि यदि p a स्क्वायर को पूरा पूरा काट दे, यानी 2 देखिए 4 को काट रहा है पूरा पूरा, तो जो ये 2 होगा अर्थात p ये a स्क्वायर का वर्गमूल अर्थात a को भी पूरा पूरा विभाजित करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे p बराबर 2 तो है ही हमारे पास, a स्क्वायर बराबर 4 है तो a बराबर कितना होगा तो आप कहेंगे 2। तो देखिए 2 को भी काट देगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई संख्या है और अभाज्य है, यदि वह किसी संख्या के स्क्वायर को काट रहा है तो उस संख्या के वर्गमूल को भी ये विभाजित कर देगा। कोई दूसरा ले ले एग्जाम्पल, इसे ले लेते हैं p बराबर 3 और a स्क्वायर बराबर हम ले लिए, मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं, 81 ले लें। तो देखिए अगर 3 81 को काटेगा तो 100% श्योर है कि इसके वर्गमूल को भी ये काटेगा। अगर ये 3 81 को नहीं काट पाता, मान लीजिए 82 है, तब ये इसके वर्गमूल काटने कोई सवाल ही नहीं है। यानी हमें ये देखना है कि अगर ये 3 है, अगर इस 81 को काट दिया पूरा तो इस 81 का जो वर्गमूल होगा इसको भी ये विभाजित करेगा। ये डेफिनेटली एकदम सत्य है। यानी p बराबर 3 देख रहे हैं, 3 से 81 काटेंगे 27 बार जाएगा, यानी 27 के 81 होता है। चलिए छोटा सा ले लेते हैं, छोड़िए हम a स्क्वायर बराबर 9 ही ले लेते हैं। चलिए 9 ले लेते हैं। तो देखिए 3 से हम काटेंगे अगर 9 को तो 3 त्रिका 9 कट गया, लेकिन क्या 9 का वर्गमूल 3 से कटेगा? ऑफ कोर्स कटेगा। यानी p बराबर 3 a बराबर 3 को भी काटेगा। देख सकते हैं कि p a स्क्वायर को काट रहा है अगर, तो p a को भी काटेगा। क्लियर? यानी 3 9 को काट रहा है तो 3 9 का वर्गमूल 3 को भी काटेगा। क्लियर? ये प्रमेय हमारा 1.3। इसी के मदद से यानी इसी का प्रयोग करके हम जितने भी प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को हम सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये है पॉइंट, यानी ये प्रमेय हमारा 1.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपको ये नहीं पता होगा तो हम एक भी सवाल लगा नहीं पाएंगे। केवल आपके माइंड में क्या फीड हो जाना चाहिए कि ये चीज कि अगर यदि कोई पूर्णांक कोई अभाज्य संख्या है, यदि वह किसी धनात्मक पूर्णांक के स्क्वायर को काट रहा है तो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। क्लियर? तो एक काम करिए, इसका नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं प्रमेय 1.4 है कि कर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। कर्डिम 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो हमें पता है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला करके हम क्या पाते हैं? वास्तविक संख्याएं पाते हैं। तो हमें पता है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो हमें पता है कि ऐसी संख्याएं यदि p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? यदि कोई संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए और p और q
दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, तथा यानी P और Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, क्लियर, तथा Q 0 के बराबर ना हो। बिलोंग का जेड मतलब पूर्णांक होता है, यानी P और Q दोनों पूर्णांक हो और जो हर है इसका ये 0 के बराबर ना हो तो दी गई संख्या हमारा क्या कहलाता है, एक परिमेय संख्या कहलाता है। तो अपरिमेय संख्या हम किसे कहेंगे, तो ये कह सकते हैं ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो उसे हम अपरिमेय कहते हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं जो P बाई Q के रूप में ना लिखी जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आप कहेंगे कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है, हम सभी को लिख सकते हैं, जैसे 5 है तो उसको भी हम 5/1 दिखा सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्लियर, 1/2 भी एक परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे कि ऐसी संख्याएं जो करड़ी के अंदर लिखी गई हो, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए करड़ी 2, ऐसी संख्याएं जो करड़ी के अंदर लिखी गई हो और अगर उसका वर्गमूल निकालें तो कोई पूर्ण संख्या ना निकले। तो बताइए क्या करड़ी 2 का वर्गमूल कोई हम निकाल सकते हैं आसानी से, जैसे हम 4 अगर रहता तो 4 का निकाल लेते आराम से, कितना, केवल प्लस लेते 2 या तो प्लस माइनस 2 लिखते हैं, चलिए प्लस ही ले लेते हैं, फिर करड़ी 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। ऐसे ही 3 है, सॉरी 9 ले लेते हैं ना, क्योंकि 3 तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, करड़ी के अंदर रहेगा तो 9 है, तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 हो गया। यानी अगर करड़ी, ऐसा नहीं करड़ी देख करके हम बोल देंगे यदि उसके अंदर कोई संख्या है तो अपरिमेय ही है, पहले हम ये देखेंगे क्या उसका वर्गमूल तो कोई संख्या निकल तो नहीं रही है। अगर कोई आपसे पूछे करड़ी 4 अपरिमेय परिमेय, तो पहले आप देखेंगे कि क्या करड़ी 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं हम, तो देखिए करड़ी 4 का वर्गमूल 2 हो गया इस वजह से, और 2 क्या है हमारा परिमेय संख्या है क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, इस वजह से ये परिमेय संख्या है क्या, करड़ी 4। करड़ी 9 भी एक परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकल जाएगा आराम से। लेकिन हम कहें करड़ी 2 यानी 2 का वर्गमूल बताइए तो आप इसको निकाल नहीं पाएंगे, यानी कोई डिफिनिट नंबर नहीं आएगा, हमें निश्चित संख्या नहीं मिलेगी, इसका मान 1.414, अब ऐसा नहीं जितना ही होता है डाउन डॉट करके, यानी ऐसे आगे आता चला जाएगा। ऐसे ही आप करड़ी 3 का मान अगर निकालना चाहें तो इसका भी मान निश्चित कोई नहीं होता है, 1.732 वैसे डॉट डॉट करके आता चला जाएगा। ऐसे आपके पास क्या है, पाई है, पाई जिसका मान 22/7 होता है। अब आप कहेंगे पाई का मान 22/7 होता है, इसका मतलब 22/7 क्या परिमेय है, तो पाई भी परिमेय होना चाहिए। ऐसी बात नहीं, क्योंकि पाई का मान जो 22/7 होता है ये निश्चित नहीं होता, ये एक मानक है कि हम उसका प्रयोग करके क्वेश्चन लगा सकते हैं आसानी से, यानी कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है इस वजह से। एक्चुअली में पाई का जो मान होता है वो 3.14 डॉट डॉट मतलब ऐसे आता चला जाता है, यानी यूज करने के लिए हम 3.14 केवल प्रयोग में ले लेते हैं, जबकि इसके आगे भी संख्याएं आती रहती है। ऐसे करड़ी 3 का मान भी आगे आता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, इसको हम डायरेक्टली P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यही हम सिद्ध करेंगे कि करड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर। पहचानने को आप पहचान सकते हैं देख करके, लेकिन अगर उसे सिद्ध करना पड़ेगा तो हम कैसे सिद्ध करते हैं, तो ये हमारा प्रमेय 1.4 है कि सिद्ध करिए करड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें देखिए एक मेथड यूज करेंगे, इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये क्या होता है, इसे बोलते हैं विरोधाभास विधि, विरोधाभास विधि। ये क्या होता है, विरोधाभास विधि का अर्थ यह है कि हम उल्टा मान लेते हैं। जैसे कोई कह दे कि ये क्या है, 1/2 लिखा है, तो हमें पता है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर कोई कहे सिद्ध करिए 1/2 परिमेय संख्या है, तो इसको एक तरीका ये है कोई रूल लगा करके आप सिद्ध कर 1/2 परिमेय संख्या है। अदरवाइज हम ये मान ले कि नहीं ये 1/2 परिमेय संख्या नहीं है, ये हम मान लेते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, यानी इसी का उल्टा विरोधाभास का ही अर्थ क्या, देखिए विरोध करते हुए, यानी विरोध प्लस आभास, यानी हम ऐसा आभास कराए कि हम विरोध कर रहे हैं, विरोध करते हुए, यानी ये 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन हम मानेंगे कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, और सब रूल लगाते लगाते सिद्ध करते करते हम आ जाए और लास्ट में मिले कि जो हम माने थे ये हमारा मानना गलत था, अर्थात हम असत्य थे, गलत थे। अतः सिद्ध होता है करड़ी 2 एक परिमेय संख्या ना, अपरिमेय संख्या ना होकर के परिमेय संख्या है, बस वही। यानी जो हम मानेंगे उल्टा मानेंगे हमेशा, जिसको सिद्ध करना है, जैसे यहाँ पे करड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसी का उल्टा मान लेंगे कि माना करड़ी 2, क्योंकि सिद्ध करना यही है कि करड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए, तो हम मान लेते हैं नहीं अपरिमेय नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है, और उसको परिमेय है तो उसका परिमेय वाला सब रूल लगना चाहिए। तो उसी को हम करते करते हल करते करते लास्ट में लेके आएंगे और देखेंगे कि जो हम रूल लगा रहे हैं सब रूल तो सही है, लेकिन लास्ट में जो हमको मिल रहा है ये फॉलो नहीं कर रहा है, अर्थात ये क्या है, असत्य मिल रहा है,
कि जैसे एक तरफ परिमेय मिल गया, दूसरी तरफ अपरिमेय मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि जो हम माने थे ये हमारा मानना गलत था कि कर्डिन 2 एक परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि दिया गया कथन हमारा एक अपरिमेय संख्या है। इसी को कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया? या फिर आप सिंपल ले सकते हैं, जैसे 2 धन 2 बराबर 4 होता है। कोई कैसे सिद्ध करिए 2 धन 2 बराबर 4 होता है, तो हम कहें नहीं, हम कहते हैं कि 2 धन 2 बराबर 5 होता है, और हम कह रहे हैं 2 धन 2 बराबर 5 होता है, तो इसे सिद्ध भी करना पड़ेगा। अब उसको सिद्ध करते 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 लास्ट में लेके आए कि नहीं यार 2 धन 2 बराबर 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा मानना गलत था, आप जो थे वो सही है। इसी को विरोधाभास विधि बोलते हैं। चलिए देखिए इसका मेथड क्या है। तो एक क्वेश्चन बोर्ड में फिक्स है, इसका आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो 100% है कि ये क्वेश्चन इससे आता ही आता है, और 5 नंबर का आता है। बहुत ही आसान है, केवल आप स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाइए, कुछ भी हो बहुत ही आसान है इसको लगाना, कि चाहे कर्डिन 2 हो, चाहे कर्डिन 3 हो, चाहे कर्डिन 5 हो, कर्डिन 7 हो, कर्डिन 11 हो, कुछ भी हो, आराम से एक ही मेथड केवल लगाना है, आराम से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि कर्डिन 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, हम इसको किस विधि से सिद्ध करेंगे, विरोधाभास विधि से। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि हम इस यानी हम सिद्ध करेंगे कि कर्डिन, या हम विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे कर्डिन 2 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा एक लाइन और जोड़ देंगे तो और अच्छा है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि इसको विरोधाभास विधि पता है। चलिए हम ये सब नहीं लिख रहे हैं, आप अगर चाहेंगे तो लिख सकते हैं। हम लिखते हैं कि माना कर्डिन 2 क्या था, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसी का उल्टा माना कर्डिन 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। माना कर्डिन 2 एक परिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि कर्डिन 2 जब एक परिमेय संख्या है तो इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात कर्डिन 2 बराबर होना चाहिए A बटा B के या फिर P बटा Q के, जो मन करे आप लिख सकते हैं। यानी कर्डिन 2 जब परिमेय है तो ये क्या होना चाहिए, A बटा B के रूप होना चाहिए या फिर P बटा Q के रूप होना चाहिए, ये तो सत्य है। और क्या नहीं होना चाहिए, यानी B तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी A और B पूर्णांक हो। चलिए यहां पे लिख देते हैं, जहां ऐसे आप लिख दीजिएगा साइड में कि A और B बिलोंग्स Z, Z मतलब पूर्णांक होता है, यानी A और B पूर्णांक है, और यहाँ पे B 0 के बराबर नहीं है। बस एकदम एग्जैक्टली पूरा, कोई एक भी पॉइंट कट नहीं कर सकता, एकदम पूरा विस्तार से ही। चलिए अब बताइए कर्डिन 2 बराबर A बटा B हो गया, तो हम क्या इसको ये नहीं लिख सकते हैं कर्डिन 2 बटा 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी क्रिया गुणा करिए, तो ये हो जाएगा। देखिए कर्डिन 2B क्या हो जाएगा, कर्डिन में 2B, कर्डिन 2B देख सकते हैं, कर्डिन 2B बराबर 1 का गुणा A में होगा A। इतना स्लो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। अगर आपको ये आ गया, इसी के बाद हम अगला सिद्ध करेंगे कि कर्डिन 3 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करिए। तो एकदम यही रूल लगाएंगे तो उसको थोड़ा सा तेज चलेंगे हम, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो इसका गुणा कर देंगे, कर्डिन 2B बराबर A आ गया। चलिए इतना आ गया। अब एक काम करिए, चूंकि कर्डिन हटाने के लिए हम स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाए। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ग करने पर, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो देखिए कर्डिन 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, B का B स्क्वायर हो जाएगा, इधर A हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब एक काम कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए 2 है, क्लियर, और यहाँ पे क्या है A। एक सेकंड, थोड़ा सा और आसान करने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या, मान लिए माना कर्डिन 2 बराबर A बाई B है, तो कर्डिन 2 B बराबर A हो गया, तो A स्क्वायर, अच्छा एक सेकंड यहाँ पे गलती हो गई ना, क्योंकि कर्डिन 2B बराबर इधर क्या होगा A स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कर्डिन 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और B का B स्क्वायर बराबर A का B स्क्वायर होगा ना, तो A स्क्वायर हो जाएगा। चलिए और कोई इससे आसान तरीका नहीं, सबसे आसान तरीका। अब बताइए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 2A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 2A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। कुछ भी आप संख्या का लिखेंगे, या मान सकते हैं कि यदि 2A स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2A को भी विभाजित करेगा, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यदि 2A स्क्वायर को विभाजित करता है तो, यदि 2A स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2
ए, यही तो हम पढ़े थे ना कि यदि कोई p है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। यही दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो दो ए को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा? दो ए को भी विभाजित करेगा। क्लियर? चलिए अब बताइए कि दो जब ए स्क्वायर को विभाजित किया और दो ए को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या जरूरी है दो ए को विभाजित करे? इसके और भी गुणज हो सकते हैं ना। जैसे अगर दो को विभाजित करा तो क्या दो के गुणज को विभाजित नहीं करेगा? गुणज मतलब देखिए जैसे दो है, ये दो को विभाजित कर देगा। क्लियर? तो दो जो है ये इसके गुणज अर्थात 4 को भी विभाजित करेगा और 6 को विभाजित करेगा और किसको? ऐसे गुणज मतलब 2 1 9 2 2 2 4 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12, यानी इसी के गुणज मतलब इसी के पहाड़ा जो है, जिसे गुणज मतलब पहाड़ा बोल सकते हैं, इसी का जो पहाड़ा होगा सभी को विभाजित करेगा। देखिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। तो हम जनरल रूप में लिख सकते हैं कि 2 जो होगा अर्थात केवल ए को ही विभाजित नहीं करेगा, यानी 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? चलिए यहां पे लिख लेते हैं, यानी ए बराबर, यानी जब दो ए को विभाजित कर देगा इसका मतलब दो किसको विभाजित करेगा? ए के साथ अगर हम कोई गुणज लगाते हैं यानी 2 ए को भी विभाजित करेगा। चलिए आप लिख लेते हैं, यानी अर्थात क्या यही लिख सकते हैं कि ए बराबर कुछ हम ले सकते हैं, ए बराबर हम ले सकते हैं कि 2 यम ले लेते हैं। क्लियर? या ए बराबर 2 ए ही ले लें क्या? क्योंकि हम यम तो चल जाते दूसरा वेरिएबल हो जाएगा ना, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ए बराबर हम 2 ए ले सकते हैं। चलिए अब बताइए इसी ए का मान आप उठा के रखिए। अच्छा एक सेकंड, क्योंकि ए बराबर 2 ए लेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा ए से कट सकता है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। चलिए कांस्टेंट को ले लेते हैं, ए बराबर 2 एम, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अगर हम 2 ए लेते तो आप कहते हैं ए कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? मैंने 2 के साथ कुछ लगा दीजिए, जो मन करे आपका, के लगाइए, यम लगाइए, पी लगाइए, यस लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए बराबर 2 एम, ठीक है। अब इसी ए का मान उठा करके आप यहां पे रख दीजिए। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 में चलिए यहां पे अर्थात रख लीजिए, अर्थात ए बराबर 2 एम को इक्वेशन 1 में रखने पर आप बताइए ये हो जाएगा 2b स्क्वायर एंड 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर। क्लियर? देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया। तो यहां से बताइए कितना मिलेगा? यानी b स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 2m स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए यहां से क्या बात समझ आती है, यहां से देख सकते हैं कि 2 यदि b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2b को भी विभाजित करेगा। चलिए लिख लेते हैं कि यदि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा, तो देखिए हम क्या समझ चुके हैं यहां से हम ये समझे कि जो कर्डिन 2 था इसको हम a बटा b माने थे, एक परिमेय संख्या जहां a और b पूर्णांक था और a और b के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। ये भी हम दिमाग में रखेंगे अपने कि जैसे हमारे पास अगर 3/4 कहीं पे लिखा है तो क्या इनके अंतर्गत 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? अर्थात क्या 3 1 के अलावा किसी से कटेगा? नहीं। 4 क्या, यानी ऐसा संख्या सोचिए कि जिससे क्या 3 भी कट जाए, उसी से 4 भी कट जाए, कोई संभव है क्या? यानी 1 के अतिरिक्त कुछ और संभव नहीं है। तो यही हम देख रहे हैं, सिद्ध कर दिए कि जो हमारा a बाई बी था, तो यहाँ पे देखिए 2 से a भी कट रहा था, यानी जो a था ये 2 से कट जा रहा था और b भी देखिए एक संख्या 2 से भी कट जा रही है। यानी हमारे पास 2 ऐसी एक संख्या प्राप्त हो गई जिससे a भी कट जा रहा है और b भी कट जा रहा है। अतः हम कहेंगे कि ये हमारा a बाई बी क्या है? एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो गया। क्या चीज? 2, जो कि यही प्राप्त नहीं होना चाहिए था। हम चाहते थे यहां लिख भी दिए होते हैं कि √2 इक्वल टू a बाई बी, जहां a और b पूर्णांक है। चलिए यहां पे लिख सकते हैं कि तथा a और b में एक के अतिरिक्त
कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, अर्थात को प्राइम नंबर है, शाखंड संख्याएं बोल सकते हैं, शाखंड अभाज्य संख्याएं। एक होता है ना कि शाखंड अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, यानी दो संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती हैं यदि उनमें एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो हमें मिल गया, देखिए 2 से बी भी कट रहा है और 2 से ए भी कट रहा है, यानी अर्थात ए और बी क्या है, ये को प्राइम नंबर नहीं है, अर्थात ये कट जा रही है 2 से। अतः हम कह देंगे, या और अच्छे विस्तार से लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, चूंकि ए और बी में 2 उभयनिष्ठ, चूंकि ए और बी में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है या उपस्थित है, इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है, इसलिए हमारी संकल्पना या हमारी कल्पना असत्य है, इसलिए हमारी कल्पना असत्य है। ठीक है, इसलिए कह देंगे लास्ट में, या अतः, चलिए आप लिख सकते हैं, अतः कर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए ये सिद्ध हो गया। फिर से समझते हैं एक बार कि क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसका अर्थ यह कि हम विरोधाभास सिद्ध करेंगे तो हम मानेंगे इसी का उल्टा कि कर्डिम 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय दिया था, तब मानेंगे एक परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है इसको हम a बाई बी या फिर p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी को हम कर्डिम 2 बराबर a बटा b के रूप में लिख दिए, जहां a और b ये लिखना कंपलसरी है, लिख देंगे तो एकदम अच्छा रहेगा, ये एक भी नंबर पॉइंट में भी नहीं कटेगा, ताकि कोई देखे, अभी आपसे पूछ दे कि a और b दोनों क्या है तो आपको पता नहीं होगा कि ये क्या है, डेसिमल में है कि फ्रैक्शन में क्या है। यानी हमें पता है कि a और b दोनों पूर्णांक हैं और b 0 के बराबर नहीं है, और a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। इतना आप याद कर लीजिए, कितना लिखना है, लिखना है। क्लियर। चलिए इसके बाद ऐसे कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, कर्डिम 2 बराबर कर्डिम 2 b बराबर a आ गया, वर्ग कर दिए तो 2b स्क्वायर बराबर a आ गया। फिर देख रहे हैं कि 2a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2a को भी विभाजित करेगा, ऐसे ही, यानी 2a को विभाजित कर रहा है, यहां से ये मिल गया। ऐसे ही हम जब यहाँ पे a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2m, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 केवल a को थोड़ी विभाजित करेगा, a के जितने गुणज होंगे, यानी जैसे अगर a बराबर 4 है तो 4, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके सभी विभाजित करेगा। इस वजह से हम a बराबर 2m कर दिए। क्लियर। चलिए अगर थोड़ा सा और समझना है तो m का मान आप कुछ रख सकते हैं, m का मान 1 रखेंगे तो a बराबर 2 आएगा, तो क्या 2 2 को नहीं विभाजित करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। चलिए यहाँ पे 2 रखिए, 2 दूना 4 हो गया, यानी a बराबर 4 आया, तो क्या 2 4 को नहीं काटेगा, ऑफ कोर्स काटेगा। तो क्या 2 6 को नहीं काटेगा, ऑफ कोर्स काटेगा। यानी हमें एक विस्तृत रूप मिल गया कि इस प्रकार की कोई भी संख्या रहेगी सभी को 2 काट देगा। तो यही a का मान ये उठा के हम रख दिए क्वेश्चन नंबर 1 में और हल किए तो देख रहे हैं b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर प्राप्त हुआ, 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा, अर्थात a और b में एक संख्या 2 ऐसी प्राप्त हो गई जिससे a और b दोनों विभाजित हो जा रही हैं। अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया कि हम माने थे कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारा मानना गलत हुआ। अतः कर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम अगला देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा अगले वाले में। देखते हैं उदाहरण नंबर 9 है कि जैसे हम लोग इससे पहले वाला सॉल्व किए थे एकदम सेम वैसे ही है, केवल वहां पे कर्डिम 2 था, यहाँ पे कर्डिम 3 हो गया। ठीक है, तो आप केवल माइंड में इतना फीड करिए कि प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे करना है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए रूल एक ही है। तो लिखेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि कर्डिम 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसी को हमें सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे कि क्या करते हैं, हम मानते हैं, पहले विरोधाभास विधि से करेंगे, माना कर्डिम 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, माना कर्डिम 3 एक परिमेय संख्या है। अब बताइए, जब कर्डिम 3 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के रूल को यानी उसके कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तो उसको संतुष्ट भी करना चाहिए। अर्थात कर्डिम 3 जब परिमेय संख्या है इसको हम a बटा b या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और लास्ट में आप कोष्टक में ऐसे कर दीजिएगा कि जहां
ए और बी दोनों क्या है, पूर्णांक है। आप चाहे तो ऐसे हिंदी में लिखिए कि जहां ए और बी पूर्णांक है तथा बी 0 के बराबर नहीं है। क्लियर, इतना कर दिए। तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये लिख देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर हो जाएगा। गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये दोनों को प्राइम नंबर है, ए और बी। क्लियर। चलिए, ये कैडिन 3 को हम ए बाई बी लिख दिए। ए और बी दोनों पूर्णांक हैं और हम माने हैं कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो बताइए, जैसे हम लोग पहले किए थे, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कैडिन 3 बी बराबर ए हो जाएगा। वर्ग कर दीजिए तो लिखेंगे वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, कैडिन 3 का स्क्वायर 3 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए है तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। देखिए 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 ए को भी विभाजित करेगा। ये हमारा प्रमेय नंबर 1.3 था। तो हम लिखेंगे कि 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। ये किससे हुआ, प्रमेय से हुआ है। हमें पता है कि जब 3 या कोई संख्या हो यहाँ पे, अगर वो उसके स्क्वायर को विभाजित करती है तो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। चलिए, तो 3 ए को भी विभाजित करेगा, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर हम कुछ मान सकते हैं कि जब 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है 3 ए को भी विभाजित करेगा, अर्थात ए बराबर हम 3m ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ए बराबर 3m, अर्थात ए का मान 3m के बराबर है। आप m का मान बदलते चले जाइए, सभी 3 से विभाजित होगा। देख सकते हैं कि 3 जरूरी थोड़ी 3 केवल 3 ही को विभाजित करें, 3 6 को भी, 9 को भी, 12 को भी, अर्थात आप m का मान बदलते चले जाइए, आराम से ए का मान हमें प्राप्त होता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए बराबर 3m है। इसी का मान उठा करके आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, क्यों ए बराबर 3m रख रहे हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि जो 3 है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 ए को भी विभाजित करेगा। अब ए एक्चुअली में क्या है, तो ए हमारा 3 का गुणज है। ये क्या हमारा 3 का गुणज मतलब 3 का पहाड़ा। तो हम इसी को हम इस रूप में लिख दिए। यम का मान आप 1 2 करते चले जाइए, 3 का पहाड़ा आता चला जाएगा। अब लास्ट में लिखेंगे कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब इसमें रख देंगे तो रूप क्या हो जाएगा, तो देखिए 3b स्क्वायर बराबर ए बराबर कितना है 3m, ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 9m स्क्वायर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, अर्थात b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m स्क्वायर। यहां से हम लिख सकते हैं कि 3b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3b को भी विभाजित करेगा। जैसे हम लोग पहले किए थे, यहां पे ऐसे लिखेंगे 3b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3b को भी विभाजित करेगा। तो देखिए हमें यहां से क्या मिला, हमें यहां से ये मिल गया कि देखिए 3 जो है, यहां से देखते हैं कि 3a को भी विभाजित कर रहा है और 3b को भी विभाजित कर रहा है, अर्थात a और b में एक संख्या 3 ऐसी प्राप्त हो गई जो a और b दोनों को ही विभाजित कर रहा है। अर्थात हमारा मानना गलत हो गया। हम माने थे कि a और b में केवल एक के अतिरिक्त कोई वैशिष्ट गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमें 3 मिल गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, ये हमारे गलत मानने की वजह से हुआ है कि हम माने थे कैडिन 3 एक परिमेय संख्या है। तो इससे सिद्ध हुआ हमारा मानना असत्य हो गया, इसलिए कैडिन 3 एक परिमेय संख्या ना होकर के एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि अतः हमारा मानना क्या है, हमारा मानना या हमारी अवधारणा, हमारा मानना असत्य है कि
ए और, या ऐसे लिख सकते हैं लास्ट में कि यहाँ पे 3b को विभाजित करेगा। चूंकि हमें पता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः ऐसे लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा। अतः हमारा मानना असत्य है, इसलिए कर्डिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस ऐसे आप लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा यहाँ एक लाइन और लिख देंगे तो ज्यादा और अच्छा हो जाएगा। कि चूंकि हम क्या माने थे, हम माने थे कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 मिल जा रहा है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि चूंकि, अपने शब्दों में मना करके, चूंकि हम माने थे कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 प्राप्त हो जा रहा है जो ए और बी दोनों को विभाजित कर दे रहा है, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः कर्डिम 3 एक अपरिमेय संख्या। इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 10 क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि 5 माइनस कर्डिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको कुछ पॉइंट याद होना चाहिए, आप नोट करके लिख सकते हैं कि यदि हम अपरिमेय संख्या है उसमें हम अपरिमेय संख्या क्यों जोड़े, यानी दो अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अगर उनका अंतर भी करे तब भी वो अपरिमेय संख्या, अर्थात दो अपरिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर अपरिमेय संख्या होता है। अथवा हम कह सकते हैं अगर परिमेय संख्या हमारे पास है, यानी एक, अगर आपको पता है कि दोनों अपरिमेय हैं, इनका योग और अंतर तो कुछ और हो ही नहीं सकता, 100% एक अपरिमेय होगा। लेकिन अगर ये परिमेय संख्या हो जाए, यानी एक परिमेय संख्या प्लस दूसरा क्या हो जाए, अपरिमेय संख्या, क्या हो जाए, अपरिमेय संख्या, तो इसका योगफल क्या आएगा। तो आप याद रखेंगे कि ये छोटी है, ये बड़ी है, अर्थात ये आप छोटी बड़ी नहीं समझ सकते ऐसे, आप ऐसे समझिए कि अपरिमेय ही हमेशा सब पे हावी होगा, मतलब यही सबसे ज्यादा इफेक्टिव है अपरिमेय। बड़ा छोटा नहीं, दोनों ऐसे नहीं बोल सकते कौन छोटा कौन बड़ा है। आप इतना याद रखिए कि परिमेय है अपरिमेय है, तो हमेशा कौन हावी होगा इन दोनों के ऊपर, अपरिमेय, अर्थात अपरिमेय संख्या। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप कहीं पे परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़े तो निश्चित तौर पे आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी। जैसे, और इनका अंतर भी करेंगे तब भी वही रूल लागू होगा। जैसे हम परिमेय संख्या की बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 है, 5 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 5/1 लिख सकते हैं इसे। फिर इसमें अगर हम जोड़ दें कर्डिम 3 को, ये भी हमारा जो प्राप्त होगा ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर। चलिए ऐसे ही अगर माइनस कर देंगे, इसके बजाय प्लस के बजाय अगर माइनस करेंगे तब भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर। चलिए आगे बात करें कि चलिए हम योग और अंतर में तो कर दिए, लेकिन अगर यही मल्टीप्लाई में हो अर्थात गुणन में हो तब क्या होगा, यानी कोई अगर शून्येतर परिमेय संख्या है, यानी ऐसी परिमेय संख्या जो शून्य ना हो, कोई परिमेय संख्या है, चाहते तो हम लिखते शून्येतर परिमेय संख्या, लेकिन आप समझिए कि कोई शून्येतर परिमेय संख्या है, इसका गुणा कर दे हम किससे, अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ये पॉइंट आपको याद रहे। आप परिमेय में आप कोई ले सकते हैं जो शून्य के बराबर ना हो, जैसे हम ले लिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 1/2, क्योंकि 1/2 भी एक परिमेय संख्या है, इसमें हम गुणा कर दे कोई अपरिमेय संख्या, मान लीजिए कर्डिम 2 से, ये भी एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, अर्थात कर्डिम 2/2 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या। कैसे, हम चाहे थोड़ा हल भी कर सकते हैं, ये कर्डिम 2 है बटा 2 क्या है, 2 को लिख सकते हैं कर्डिम 2 गुणे कर्डिम 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/कर्डिम 2 बच जाएगा। आप चाहे जैसे ऐसे ही बोल सकते थे, ये भी हमारा क्या है, कर्डिम 2/2 भी एक अपरिमेय संख्या है। समझने वाली बात ये है कि अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़े घटाए तब भी अपरिमेय संख्या आएगा, और परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या से गुणा करें तब भी आएगा, और भाग करें तब भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे अपने आते हैं। ये पॉइंट आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब यहां से आप समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली में अपरिमेय है कि नहीं। ऑफ कोर्स है, क्योंकि देखिए 5 है एक परिमेय संख्या और कर्डिम 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। तो यही हमें सिद्ध करके बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए ये 5 माइनस कर्डिम 3 है ना, ये हम उल्टा यानी विरोधाभास विधि द्वारा करेंगे। ये कह रहा है कि ये अपरिमेय संख्या दर्शाइए, तो हम मान लेंगे विरोधाभास विधि द्वारा कि 5 माइनस कर्डिम 3 एक परिमेय संख्या है। मानेंगे कि माना 5 माइनस कर्डिम 3 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। आप बताइए जब कोई चीज परिमेय संख्या होती है ये P बटा Q या फिर A बटा B के रूप में होना चाहिए, अर्थात 5 माइनस कर्डिम 3 बराबर होना चाहिए A बटा B के रूप का, जहां A और B पूर्णांक हैं। A और B, चलिए जहां लिखिए, जहां A और B पूर्णांक है, जहां A और B पूर्णांक है तथा B 0 के बराबर नहीं है और A और B में एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये भी आपको याद है। तो देखिए अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये 5 को जैसे ऐसे रहने दीजिए, A बटा B को इधर करेंगे तो माइनस A बटा B हो जाएगा बराबर, इधर माइनस कर्डिम 3 इधर जाएगा तो कर्डिम 3 हो जाएगा। इसी को हम चाहे क्रम से लिख सकते हैं, कर्डी वाला इधर कर ले, यानी कर्डिम 3 बराबर 5 माइनस A बटा B। अब हमें बताइए कि एक्चुअली में A बटा B क्या है, परिमेय संख्या है। A बटा B क्या है, परिमेय संख्या है, और 5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या में से हम परिमेय संख्या को घटाएंगे तो 100% है कि हमको क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगी। यहाँ पे अपरिमेय नहीं कोई, दोनों परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय संख्या है। अगर इनको आपस में घटाएंगे तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसका मतलब ये पूरा क्या होगा, यानी चूंकि A बाई B क्या है, A बाई B एक परिमेय संख्या है, A बाई B एक परिमेय संख्या है, इसलिए 5 माइनस A बाई B भी एक परिमेय संख्या होगी, यानी ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। अब हमें बताइए ये परिमेय संख्या, ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। क्या बताइए, कर्डिम 3 परिमेय संख्या है, हम इससे पहले ही सॉल्व किए थे। कर्डिम 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि कर्डिम 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, या फिर अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, चूंकि कर्डिम 3 एक है, चलिए ऐसे लिख सकते हैं, परिमेय संख्या नहीं है। कर्डिम 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है, इसलिए हमारा मानना क्या है, असत्य है। इसलिए हमारा मानना या फिर हमारी संकल्पना या कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए हमारी मानना असत्य है, यानी हम जो माने तो हमारा असत्य है कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात जब ये परिमेय नहीं होगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा, इसलिए हमारी मानना असत्य है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस क्लियर। केवल आपको यही समझना है कि हम ऐसे इसको विरोधाभास विधि से लगाएंगे तो इसका विपरीत मानेंगे और करते करते लास्ट में ये ला देंगे कि एक तरफ परिमेय हो गया, तो जब दोनों बराबर है दोनों परिमेय होने चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। मतलब जब हम रूल लगाए हैं तो ये अगर परिमेय होगा तो ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन कर्डिम 3 एक है अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय है तो ये कैसे परिमेय हो सकता है, यानी अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर हो नहीं सकता है। इस वजह से हम जो माने हमारा गलत है कि ये एक परिमेय संख्या है। क्लियर। इस वजह से दिया गया कथन एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि 3 कर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। अगर हम कहें कि यहां से देख करके हम बता सकते हैं कि नहीं कि अपरिमेय नहीं है, तो देखिए 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, कर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का जब अपरिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब 3 कर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसी को हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, विरोधाभास विधि द्वारा लगाएंगे, इसी का उल्टा मान करके। तो हम मानते हैं कि माना 3 कर्डिम 2 एक परिमेय संख्या है, इसी का उल्टा मान लेंगे। माना 3 कर्डिम 2 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है, इसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं कि इसलिए 3 कर्डिम 2 बराबर A बटा B, A बाई B के रूप में लिखें या फिर P बाई Q के रूप में, जहां पे A और B क्या है, पूर्णांक है, जहां A और B पूर्णांक है तथा B 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि B अगर 0 के बराबर हो जाएगा ये परिमेय संख्या ना होकर के अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, कर्डिम 2 बराबर, इसे लिख सकते हैं A बटा 3, इसे इधर गुणा हुआ इधर आकर भाग हो जाएगा, अर्थात A अपान
3b हो जाएगा। अब देखिए a बटा b एक परिमेय संख्या था, तो इसमें 3 से गुणा हो गया है अर्थात b में, तो ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ऐसे लिख सकते हैं चूंकि a और b पूर्णांक है तथा a बटा b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए नीचे लिख लेते हैं, इसलिए a/3b भी एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब बताइए जब ये एक परिमेय संख्या हो गया तो कर्डिम 2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, जबकि हमें पता है कर्डिम 2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि कर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी संकल्पना या हमारा मानना, कुछ भी लिख सकते हैं, अतः हमारी संकल्पना क्या है, असत्य है। इसलिए असत्य है मतलब हमें सिद्ध असत्य मतलब पता चल गया कि जो हम माने थे कि 3 कर्डिम 2 एक परिमेय संख्या है, ये असत्य है। अर्थात 3 कर्डिम 2 एक परिमेय संख्या ना हो करके एक हमारी अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 कर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, अपरिमेय संख्या है। बस ये हो गया हमारा प्रूव्ड। चलिए शायद और कोई एग्जाम्पल है, सब कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.3, इसमें जितने एग्जाम्पल थे सभी कंप्लीट हो गए। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले पार्ट में इसके हम एक्सरसाइज को देखेंगे।